नमस्कार दोस्तों। आज हम संगणक परीक्षा के बारे में मॉडल पेपर लेकर आए हैं और बहुत ही सारे क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ये परीक्षा आयोजित की जाएगी और इसका पेपर आप सभी को पता है 3 मार्च को पेपर है और 3 मार्च के पेपर के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया है और उसी के आधार पर आज डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करते रहना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बात करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, पहला क्वेश्चन है विनोटा है। विनोटा है दुल्हन के विवाह का भेष। दूसरा है दूल्हे द्वारा तोरण मारने की रस्म। सी है दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियाँ। और डी ऑप्शन है मामा द्वारा भरा जाने वाला भात। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियाँ। दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियाँ। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं, क्या व्याख्या है। व्याख्या, राजस्थान में नवीन विवाह जो नव विवाहित होते हैं, दूल्हा दुल्हन होते हैं, उनके विवाह के समय नवीन जूतियां धारण करते हैं, नई जूतियां धारण करते हैं, जिन्हें प्राय राजस्थानी भाषा में बिनोटा कहा जाता है। ठीक है, तो आप सभी को पता है जब भी विवाह होता है तब नए दूल्हा दुल्हन को नए जूतियां या जूते पहनने पड़ते हैं, उन्हें बिनोटा कहा जाता है राजस्थानी भाषा में। राजस्थान में मान्यता है कि बिनोटा मूलतः 7 दिन में टूट जाना चाहिए। बहुत सारे दूल्हा दुल्हन क्या करते रहते हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि कितने दिनों में उनकी जूतियाँ टूट जाना चाहिए। तो 7 दिन में टूट जाना चाहिए। साल भर में बहुत सारी ये परंपराएं हैं कि अगर 7 दिन में नहीं टूटता है तो उन पर कर्ज बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप समझ लीजिए कि राजस्थानी भाषा में इसको बिनोटा कहा जाता है और राजस्थान में ये मान्यता है कि बिनोटा मूलतः 7 दिन में टूट जाना चाहिए। यदि ये टूट जाता है तो वर और वधू के घर में शादी के लिए लिया गया कर्ज जल्द ही चुक जाता है। ठीक है, तो ये मान्यता है अपने राजस्थान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना है। तो प्राकृतिक गैस पर शक्ति पर आधारित परियोजना स्थित है। ऑप्शन है बिलवाड़ी, उदयपुर, बीकानेर और रामगढ़। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, उदयपुर। जैसलमेर जिले के रामगढ़ क्षेत्र में प्राकृतिक गैस पर आधारित इस परियोजना की उत्पादन क्षमता 273.5 मेगावाट है और ये राजस्थान द्वारा संचालित राज्य की प्रथम गैस आधारित विद्युत परियोजना है। ठीक है, तो ये प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत शक्ति परियोजना कहाँ पर स्थित है, उदयपुर में स्थित है और ये राज्य की क्या है, प्रथम गैस आधारित परियोजना है जो कहाँ पर है, जैसलमेर जिले के रामगढ़ क्षेत्र में। जैसलमेर जिले के रामगढ़ क्षेत्र में प्राकृतिक गैस पर आधारित इस परियोजना का उत्पादन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होएगा वो होगा ऑप्शन डी, ना कि बी। यहाँ पर डी है, करेक्शन कर लीजिए। ठीक है, तो राजस्थान जैसलमेर का जो रामगढ़ क्षेत्र है वहाँ पर प्राकृतिक गैस पर आधारित परियोजना की उत्पादन क्षमता 273 मेगावाट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है वेली कृष्णन रुक्मणीरी। वेली कृष्णन रुक्मणीरी वचनिका और राव जेठ सिरोचंद, इन 2 डिंगल भाषा में लिखी जाने वाली पुस्तकों के संपादक का श्रेय किसे जाता है। ठीक है, विजयदान देता, ठाकुर केसरी सिंह बारट, डॉक्टर टेसी टोरी और लक्ष्मी कुमार चूड़ावत। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है, डॉक्टर टेसी टोरी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अभी इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। व्याख्या देखिए, इटली के निवासी लुइस पियो टेसिटोरी राजस्थानी साहित्य के शोध, संपादक और प्रकाशन के कार्य में संलग्न रहे। इन्होंने डिंगल भाषा में पुस्तकों वेली कृष्णमणि रुक्मणीरी और राव जेठ सिरोचंद को संपादित किया। वचनिका राठौड़ रतन सिंह महेश और दासोत री खिड़िया जंगारी कहीं प्रथम बार प्रकाशित में लाया और वेली कृष्ण रुक्मणीरी वचनिका पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा डिंगल भाषा में लिखित उत्कृष्ट श्रृंगार काव्य हैं। इसमें कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की कथा सविस्तार वर्णित की गई हैं और दुर्सा हाड़ा ने इसे 5वां वेद कहकर पुकारा। ठीक है, तो ये याद रखना है, 5वां वेद किसे कहा जाता है, कृष्णमणि रुक्मणी वचनिका, इसे 5वां वेद भी कहा है। और किसने कहा है ये 5वां वेद, दुर्सा हाड़ा के द्वारा इसको 5वां वेद कहा गया है। राव जेठ सिरोचंद,
ये किसने लिखा है? बीटू सुजा ने डिंगल भाषा में लिखित ग्रंथ बीकानेर के मुगल बादशाह बाबर के पुत्र शाहजहाँ कामरान द्वारा किए गए आक्रमण और बीकानेर के शासक राव जेसिरो द्वारा उसे हराए जाने का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाले रियासत कौन सी है? तो सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत हैं अलवर। 1830 में इन्होंने रोक लगाई थी। तो सती प्रथा को समरण या सगमन या अनवरोपण भी कहा जाता है। मतलब सती प्रथा यानी कि साथ में मर जाना, यानी कि साथ में गमन हो जाना। जब विवाह होता है तो अग्नि के 7 फेरे लिए जाते हैं। ठीक है, अब पति की पहले मृत्यु हो जाती है तो पत्नी क्या करती है? उसके साथ सती हो जाती है। तो ये ऐसी परंपराएं प्राचीन काल से चली जा रही हैं और इस सर्वप्रथम इस पर रोक लगाने की कौन सी वाली रियासत ने की? अलवर रियासत ने सर्वप्रथम इस पर रोक लगाई है। राजस्थान में सती प्रथा 1822 में बूंदी रियासत द्वारा अवैध की गई थी। ठीक है, रोक लगाने वाली अलवर रियासत है, जबकि अवैध घोषित करने वाली पहली रियासत है बूंदी रियासत। 1822 में बूंदी रियासत में क्या कर दिया था? इसे अवैध घोषित कर दिया गया था। परंतु राजा राम मोहन राय के प्रयासों से गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा पर 1829 को प्रतिबंधित किया था। कब किया गया था? 1829 को। और राजस्थान में सती प्रथा पर सर्वप्रथम कानूनी प्रतिबंध लगाने वाली रियासत 1830 में अलवर थी। ठीक है, और सती माता का मंदिर कहाँ पर है? ये है सती माता का मंदिर है झुंझुनू में। तो ये भी आपको याद रखना है, झुंझुनू में सती माता का एकमात्र मंदिर है। और राजस्थान की कौन सी रियासत है सर्वप्रथम इस पर रोक लगाने वाली? तो वो है अलवर रियासत, याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, 5वां क्वेश्चन हमारे सामने है मांडलगढ़ भीलवाड़ा। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में निम्नलिखित में से किसकी समाधि स्थित है? महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राणा कुंभा, इनमें से कोई नहीं। तो महाराणा सांगा की क्या है? समाधि है। कहाँ पर है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। अब मांडलगढ़ भीलवाड़ा महाराणा सांगा के बारे में कुछ तथ्य हम व्याख्या सहित देख लेते हैं। राणा सांगा की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1528 में। कहाँ पर हुई थी? बसवा दोसा नामक एक स्थान पे हुई थी। यहाँ पर सांगा का दाह संस्कार के लिए मांडलगढ़ ले जाया गया था और यहीं पर सांगा की याद में अशोक परमार ने 8 खंभों की छतरी भी बनाई गई। तो कितने खंभों की छतरी है महाराणा सांगा की? 8 खंभों की छतरी। इनकी डेट कब हुई थी? 30 जनवरी 1928 को। अशोक परमार का संबंध जगनेर भरतपुर से था। उन्होंने खानवा के युद्ध के समय राणा सांगा की सहायता की थी। अतः राणा सांगा ने प्रसन्न होकर अशोक परमार को बिजोलिया रियासत उपहार के रूप में दे दी थी। बिजोलिया रियासत को उपहार के रूप में किसे दे दिया गया था? अशोक परमार को। किसके द्वारा? राणा सांगा के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन है यहाँ पर, दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है? सीकर में है, झुंझुनू में है, कोटा में या करौली में है? तो ये कहाँ पर है? कोटा में है। कहाँ पर है? कोटा में। कोटा में याद रखना है। अब दर्रा के बारे में कुछ व्याख्या देख लेते हैं। तो दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कोटा, बूंदी, बारां, चित्तौड़ जिले में स्थित है। इन चारों जिलों की सीमा पर ये दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य है और इस अभ्यारण्य को वर्तमान में मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है वर्तमान में? मुकुंदरा हिल्स वन्यजीव नेशनल पार्क। यह राज्य का 3रा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, राज्य का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? 3रा राष्ट्रीय उद्यान है। तो पहला कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा कौन सा है? केवलादेव घना पक्षी विहार। ठीक है, केवलादेव। तो राज्य की 3री बाघ परियोजना कहाँ संचालित हुई है? दर्रा वन्यजीव मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क में। कहाँ पर? मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। नेक्स्ट बात करते हैं 7वां क्वेश्चन, किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने लिखा है? नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। किस दुर्ग के बारे में ऐसा अबुल फजल ने कहा है कि ये व्यक्ति है और इसके ऊपर सिर के पर पगड़ी है और ये अगर ये ऊपर देखता है तो सिर से क्या हो जाती है? पगड़ी नीचे गिर जाएगी। ठीक है, तो ऐसा अबुल फजल ने किसके बारे में कहा है? तो अबुल फजल ने इसके किसके बारे में ये सा कहा है आपको बताना है। कुंभलगढ़ के बारे में कहा है, कटारगढ़ के बारे में, चित्तौड़ के बारे में या मेहरानगढ़ के बारे में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है कुंभलगढ़ के बारे में। ठीक है, कुंभलगढ़ के बारे में, लेकिन उसका एक कटारगढ़ दुर्ग है, उस पर कटारगढ़ दुर्ग बना है, उसके बारे में ऐसा कहा है। नेक्स्ट
एक्चुअल में कटारगढ़ दुर्ग के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कटारगढ़ कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है। ठीक है, एक छोटा सा दुर्ग है, मतलब कटारगढ़। अब दोनों अगर कटारगढ़ ऑप्शन में नहीं होता तो कुंभलगढ़ इसका आंसर हो जाता, लेकिन कटारगढ़ यहाँ पर आंसर है तो कटारगढ़ है। ठीक है, अब कटारगढ़ कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक छोटा सा दुर्ग है जिसका निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा अपने निवास स्थल के रूप में करवाया। ठीक है, जहाँ पर वो रहते थे। इसकी आकृति कटार के समान होने के कारण इसे कटारगढ़ दुर्ग कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी आकृति कटारगढ़ दुर्ग के कटार के आकृति के हैं। ठीक है, कटार के आकृति के हैं, इसलिए इसे कटारगढ़ दुर्ग कहा जाता है। यहाँ रहते हुए कुंभा ने पूरे मेवाड़ के साम्राज्य पर नजर रखते थे, इसी कारण इसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। तो मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? कटारगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। कटारगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। अबुल फजल ने इस दुर्ग को देखने के बारे में नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है और समझने वाली बात क्या है, अगर यहाँ पर कटारगढ़ दुर्ग नहीं होता तो सीधा आंसर हो जाता कुंभलगढ़। ठीक है, कुंभलगढ़ हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कटारगढ़ दुर्ग भी है तो कटार दुर्ग ही मेवाड़ की आंख कहलाती हैं। अगर ऑप्शन में कटारगढ़ दुर्ग नहीं होता तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होता कुंभलगढ़। ठीक है, कुंभलगढ़ को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कटारगढ़ मेन है तो कटारगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। और इसके ऊपर देखने पर हमें नीचे से ऊपर देखेंगे तो सिर के ऊपर जो पकड़ी है वो गिर जाएगी, ऐसा अबुल फजल का मानना है, अबुल फजल का कहना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अश्वमेध यज्ञ कराने वाले अंतिम हिंदू शासक कौन थे? जगत सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह, राजा सूरजमल और लूणकरण सर। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सवाई जय सिंह। जयपुर की महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय 1700 से 1742 अश्वमेध यज्ञ कराने वाले अंतिम हिंदू शासक हैं। ठीक है, तो कौन है? सवाई जय सिंह। इन्होंने 1740 में यहाँ पर क्या करवाया? ये यज्ञ करवाया जिसके पुरोहित थे पुंडरीक रत्नाकर। पुंडरीक रत्नाकर थे और उनके घोड़े को कुभाड़ी राजपूत ने रोका था और उन्होंने 18 नवंबर को 1727 को जयपुर नगर बसाया था। तो जयपुर नगर किसने बसाया था? सवाई जय सिंह द्वितीय ने। कब? 18 नवंबर 1727 को। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ करने वाले अंतिम हिंदू शासक कौन हैं? सवाई जय सिंह द्वितीय। सवाई जय सिंह द्वितीय यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राव जयसिरोछंद। ये अभी जस्ट अपन ने डिस्कस किया। राव जयसिरोछंद किस भाषा में लिखा है? तो राव जयसिरोछंद डिंगल भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। राव जयसिरो नामक किसने लिखा है? बिट्टू सुजा ने लिखा है और डिंगल भाषा में लिखा है। इसकी रचना के संबंध में बीकानेर के शासक राव जयसी ने, जो 1526 से 1542 के शासक हैं, राव जयसिरोछंद। ठीक है, राव जयसी तो बीकानेर के शासक थे, उनके बारे में इसमें वर्णन लिखा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान में शीतकाल में वर्षा कराने वाले विक्षेपों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? ठीक है, तो अरब सागर से, भूमध्य सागर के कैस्पियन सागर से, लाल सागर से या बाल्टी सागर से। ठीक है, तो इसमें इसका बी ऑप्शन राइट हो जाता है, भूमध्य सागर से और कैस्पियन सागर से। मावट जिसे हम सर्दी में वर्षा होती है उसे मावट कहते हैं और ये कैस्पियन सागर और भूमध्य सागर से होती है। जहाँ पर भूमध्य सागरीय चक्रवात पश्चिमी विक्षेपों के माध्यम से पश्चिम दिशा से आने वाली भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकाल में वर्षा करती है जिसे मावट कहा जाता है। और ये जो वर्षा ऋतु है ये वर्षा रबी की फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है, इसलिए इसे गोल्डन ड्रॉफ कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? गोल्डन ड्रॉफ कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन है हमारे सामने। देश में चांदी की सबसे बड़ी खान कहाँ है? देश में सबसे बड़ी चांदी की खान कहाँ है? तो जावर में चांदी की सबसे बड़ी खान है। सीसा, जस्ता और चांदी तीनों हैं मिश्र धातु के रूप में मिलती हैं और इसलिए इसे अयस्क को क्या कहा जाता है? गलेना कहा जाता है। ठीक है, जब सीसा, जस्ता और चांदी तीनों मिश्र धातुएं मिलती हैं तो इसके अयस्क को गलेना कहा जाता है। राजस्थान की सबसे बड़ी सीसे जस्ते की खान जावर में है। इसके उत्पादन में राजस्थान का भारत का प्रथम स्थान है। ठीक है, राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। किसमें? देश में चांदी की खान सबसे बड़ी कहाँ पर है? जावर में है। चांदी की खान कहाँ है? जावर में है और इसके जो संयुक्त रूप से मिलने या इसका अयस्क को गलेना कहा जाता है और ये सीसे जस्ते की सबसे बड़ी खान है। राजस्थान का भारत में इसके स्थान पर प्रथम स्थान है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तारागढ़ दुर्ग का निर्माण। तारागढ़ दुर्ग का निर्माण, ठीक है,
तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? अजयराज ने, पृथ्वीराज चौहान ने, चंद्रबरदाय ने, जयसिंह ने। तो तारागढ़ का निर्माण कराया अजयराज ने। राजस्थान के अजमेर के शासक अजयराज चौहान द्वारा अजमेर दुर्ग का निर्माण 1113 में करवाया और 1505 में इस दुर्ग में पृथ्वीराज सिसोदिया ने अधिकार कर लिया था और अपनी पटरानी ताराबाई के नाम पर इसका नाम रख दिया गया था तारागढ़। और इसे दुर्ग को ही गढ़बीठली राजपुतानी की कुंजी या विशव हेबर ने इसे पूर्व का जिब्राल्टर कहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। पिछले एग्जामों में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि गढ़बीठली किसे कहा जाता है? तो गढ़बीठली कहा जाता है तारागढ़ को। राजपुतानी की कुंजी किसे कहा जाता है? तारागढ़ को। विशव हेबर ने इसे पूर्व का जिब्राल्टर कहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मत्स्य संघ विशाल या वहद राजस्थान का विलीनीकरण हुआ है 15 मई 1949 को, 18 मार्च 1948 को, 30 मार्च 1949 को, 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट बात करते हैं तो मत्स्य संघ के निर्माण एकीकरण के प्रथम चरण 18 मार्च 1948 को राजस्थान के विधानसभा की सीटों के अनुसार 17 मार्च 1948 को अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और नीमराना ठिकानों को सम्मिलित किया गया था। महाभारत काल में यह मत्स्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था, इसलिए श्री के.एम. मुंशी ने सुझाव दिया कि इसका नाम बदल क्या रखना चाहिए। इस संघ का नाम मत्स्य संघ रखा गया। इसकी राजधानी अलवर रखी गई, ठीक है। और मत्स्य का विशाल और वहद राजस्थान में डॉक्टर शंकर राव की अध्यक्षता में, डॉक्टर शंकर राव देव की अध्यक्षता में या सिफारिश पर 15 मई 1949 को वहद राजस्थान में मिला दिया गया, ठीक है। तो 15 मई 1949 को वहद राजस्थान में इसे मिला दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 मई 1949 को, ठीक है। तो पहला चरण कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को। और इसे कब मिला दिया गया? 15 मई 1949 को वहद राजस्थान में मिला दिया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है वह कौन सी रियासत थी जो सर्वप्रथम अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर आश्रित राज्य बनी, ठीक है। तो किस रियासत ने सबसे पहले अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करी? तो वह थी करौली की राजा मदन हरबख्शपाल सिंह ने। करौली का जो राजा था हरबख्शपाल सिंह, उसने 9 नवंबर 1817 में क्या करा था? अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। किसके द्वारा? करौली की रियासत के राजा हरबख्शपाल द्वारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये है सर्वप्रथम। तो करौली के राजा हरबख्शपाल ने 9 नवंबर 1817 में रियासत के अधीन संधि कर ली थी। और करौली के जो हरबख्शपाल थे उन्होंने 9 नवंबर 1817 में अधीनता स्वीकार कर ली थी। उसके बाद टोंक के नवाब आमिर खान ने 17 नवंबर 1817 में अधीनता स्वीकार करी। और उसके बाद कोटा के उमेद सिंह ने 26 दिसंबर 1817 में अधीनता स्वीकार करी। जोधपुर के शासक भीम सिंह ने 13 जनवरी 1818 में अधीनता स्वीकार करी। जयपुर के जगत सिंह द्वितीय के द्वारा 2 अप्रैल 1818 में अधीनता स्वीकार करी। और उसके बाद में सिरोही के राजा शिव सिंह ने सबसे अंत में 11 सितंबर 1823 को सबसे अंत में अधीनता स्वीकार करी। तो सबसे पहला याद रखना है और सबसे अंतिम याद रखना है। तो हरबख्शपाल पहले शासक थे और शिव सिंह अंतिम शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों से अधीनता स्वीकार करी। पहली तारीख है 9 नवंबर 1817, अंतिम तारीख है 11 सितंबर 1823 में। तो सबसे पहले और सबसे लास्ट वाले एग्जाम में अधिकतर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है 15वां क्वेश्चन, सीडी सेठ जिले में स्थित है। सीडी सेठ जिले में स्थित है कौन? तो सीडी सेठ अलवर जिले में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर है? अलवर जिले में। राजस्थान के सीडी सेठ जिले में, देखिए तो राजस्थान के सीडी सेठ जिला कहाँ है? तो ये है अलवर जिले में। राजस्थान के सीडी सेठ झील सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य अलवर में स्थित है। और इस झील का निर्माण रानी शीला के लिए महाराजा विनय सिंह द्वारा करवाया। तो सीडी सेठ झील का निर्माण किसने करवाया? विनय सिंह के द्वारा अपनी रानी शीला के लिए करवाया। और सीडी सेठ को राजस्थान का नंदनकानन कहा जाता है। और इसे वर्तमान में होटल लेक पैलेस बना दिया गया है। तो यहाँ पर भी 3-4 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। सीडी सेठ पहला क्वेश्चन बनेगा, सीडी सेठ कहाँ पर है स्थित है? सीडी सेठ झील कहाँ पर स्थित है? दूसरा क्वेश्चन, इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया था विनय सिंह ने। किसकी याद में कराया था? अपनी रानी शीला की याद में, ठीक है। और इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का नंदनकानन कहा जाता है। वर्तमान में इसे क्या कर दिया गया है? होटल लेक पैलेस बना दिया गया है। तो ये 5 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं इस टॉपिक से। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रसिद्ध
किराड़ू मंदिर, प्रसिद्ध किराड़ू मंदिर किस शैली पर निर्मित है? तो पहली बात तो यही, प्रसिद्ध जो किराड़ू मंदिर हैं वह कहाँ पर हैं? तो वह है बाड़मेर में। ठीक है, अब किराड़ू मंदिर किस शैली पर बना है? तो वो बना है गुज्जर प्रतिहार शैली पर, गुज्जर प्रतिहार शैली पर बना है। राजस्थान के किराड़ू मंदिर गुज्जर प्रतिहार शैली पर निर्मित हैं और ये गुज्जर प्रतिहार शैली का अंतिम मंदिर है। इस मंदिर को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है और किराड़ू की स्थापत्य नागर शैली कहा जाता है। स्थापत्य कला को क्या कहा जाता है? नागर शैली। तो यहाँ पर भी सबसे फेमस क्वेश्चन है किराड़ू, जिसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है और ये इस शैली पर बना हुआ अंतिम मंदिर है। ठीक है, और कौन सी शैली पर बना है? गुज्जर प्रतिहार शैली पर बना है और इसकी स्थापत्य कला को क्या कहा जाता है? नागर शैली, नागर शैली है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किसके स्थान पर की गई है? तो नाथ संप्रदाय के मठ की स्थापना किसके स्थान पर की गई है? तो यहाँ पर आ जाएगी जोधपुर। नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना जोधपुर के महाराजा मानसिंह द्वारा महामंदिर जोधपुर में की गई है और इसे गुरु आर्यनाथ के शिष्य थे और नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? नाथ मुनि। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ से कौन सा क्वेश्चन बनता है? नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? नाथ मुनि। और ये कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय मठ जोधपुर में। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने की थी? मान सिंह द्वारा महामंदिर जोधपुर में की गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1951-52 में कालीबंगा की पहचान की थी? तो कालीबंगा की पहचान करने वाले पहले कौन थे, यानी कि कालीबंगा की खोजकर्ता कौन है? तो वह है अमलानंद घोष। कौन है? अमलानंद घोष ने 1951-52 में इसकी खोज की है और ये सरस्वती, प्राचीन सरस्वती और आधुनिक घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो प्राचीन संस्कृत सरस्वती नदी घग्गर नदी को ही कहा जाता है, जो आधुनिक में घग्गर नदी है उसका नाम। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी खोज की गई है 1951-52 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राजस्थान का भारत में कुक्कुट पालन की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो 2019 की जनगणना के अनुसार ये है 17वां स्थान। तो राजस्थान में पशु गणना 2019 के अनुसार राज्य में कुल 146.23 लाख कुक्कुट हैं। राजस्थान का देश में कुक्कुट पालन में 17वां स्थान है। ठीक है, और देश में प्रथम स्थान तमिलनाडु राज्य का है। राजस्थान में अजमेर जिला मुर्गी पालन में प्रथम स्थान पे है और अंतिम स्थान करौली का है। ठीक है, तो 50 जिले हैं टोटल मिला के, उसमें प्रथम स्थान अजमेर का है और अंतिम करौली का है। देखा जाए भारत में ओवरऑल तो प्रथम स्थान तमिलनाडु का आता है। राजस्थान का कौन सा स्थान है? 17वां स्थान है। राजस्थान में उत्पादन कितना है? तो राजस्थान में इसका उत्पादन है 146.23 लाख। ठीक है, और ये किस जनगणना के अनुसार है? 2019 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट हम बात करते हैं कर्क राज्य के बारे में और कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा के बारे में देखते हैं। तो कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ तहसील से मध्य से होकर गुजरती हैं। गंतव्य है कि कर्क रेखा डूंगरपुर के दक्षिणी छोर चीखली गांव से गुजरती हैं। तो दो जिले यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं, कर्क रेखा बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ठीक है, तो मेन तक कहाँ से, मध्य में से कहाँ से गुजरती हैं? कुशलगढ़ के पास से। ठीक है, इसलिए इसका आंसर बांसवाड़ा है। और दक्षिण छोर पर डूंगरपुर का जो दक्षिण छोर है चिखली गांव, वहाँ से गुजरती है। इस प्रकार कर्क रेखा राजस्थान के दो जिलों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी चमकती हैं, इसलिए बांसवाड़ा में सूर्य की किरणें सीधी और गंगानगर में सबसे तिरछी पड़ती हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। सबसे पहले तो यही याद रखना है कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कौन कौन से, तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर। एक तो बांसवाड़ा हो जाएगा और एक हो जाएगा डूंगरपुर। ठीक है, मध्य में से किसके होकर गुजरती है? तो मध्य में से गुजरती है कुशलगढ़। ठीक है, और कुशलगढ़ कौन से जिले में पड़ता है? ये पड़ता है अपना बांसवाड़ा में। और कर्क रेखा 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इस कारण से बांसवाड़ा वह जिला है जहाँ सूर्य की किरणें सबसे सीधी पड़ती हैं और गंगानगर वह जिला है जहाँ पर सूर्य की किरणें सबसे तिरछी पड़ती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान में काला संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान में काला संगमरमर कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है बेसलाना जयपुर में। बेसलाना जयपुर में। तो सर्वाधिक संगमरमर मार्बल ये है
राजसमंद उदयपुर में। उदयपुर में हरा संगमरमर और जालौर में गुलाबी संगमरमर, डूंगरपुर में हरे रंग का संगमरमर, मकराना में सफ़ेद मार्बल और जयपुर के जो बेशलाना है यहाँ पर काला संगमरमर पाया जाता है। पाली जिले में खुर्दरा गांव में सतरंगी संगमरमर मिलता है। अलवर में सफ़ेद स्फटिक संगमरमर पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये संगमरमर के बहुत सारे प्रकार दे रखे हैं और आपको यहाँ पर ये भी सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं कि संगमरमर की सफ़ेद संगमरमर कहाँ पाया जाता है, तो मकराना नागौर में। ठीक है, और सतरंगी कहाँ पाया जाता है, तो सतरंगी पाया जाता है पाली में। सतरंगी कहाँ पाया जाता है, पाली में। ठीक है, और पीला संगमरमर ये जैसलमेर के जो पिछला गांव है वहाँ से पीला संगमरमर पाया जाता है। मेनतर जैसलमेर जिला आ जाएगा। नेक्स्ट है मयूर ध्वजगढ़, इस दुर्ग को कहा जाता है, तो मयूर ध्वजगढ़ इस दुर्ग को कहा जाता है, ये कहा जाता है मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में। ठीक है, तो मेहरानगढ़ दुर्ग इसका आंसर हो जाता है। अब व्याख्या देख लेते हैं इसकी। तो मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के राजा जो राव जोधा है उसके द्वारा 1459 को बनाया गया। इसे गढ़ चिंतामणि, सूर्यगढ़, कागमुखी, चिड़िया टोक दुर्ग, मयूर ध्वज के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है गढ़ चिंतामणि, सूर्यगढ़, कागमुखी, चिड़िया टोक दुर्ग, मयूर ध्वज गढ़ आदि नामों से जाना जाता है। और इस दुर्ग के बारे में रूडयार्ड कीपलिंग का मानना है, उसका कहना है कि इनका निर्माण शायद ही परी और परिश्तों के द्वारा किया गया है। परियों और परिश्तों के द्वारा किस दुर्ग का निर्माण किया गया है, मेहरानगढ़ दुर्ग। गढ़ चिंतामणि किस दुर्ग को कहा जाता है, मेहरानगढ़ दुर्ग। इसका निर्माण किसने कराया, राव जोधा ने 1459 को। नेक्स्ट है सोम कमला अंबा परियोजना किस जिले में स्थित है, तो सोम कमला अंबा परियोजना डूंगरपुर जिले में स्थित है। और डूंगरपुर जिले के सोम कमला अंबा गांव में सोम नदी पर मार्च 2000 में पूर्ण हुई परियोजना जो डूंगरपुर जिले में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराती है, सोम कमला अंबा परियोजना। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान की मरु भाषा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो राजस्थान की मरु भाषा है उसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो उसका मिलता है कुवल्लेमाला ग्रंथ। कुवल्लेमाला ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा है 778 में उद्धोधन सूरी के द्वारा लिखित। जो कुवल्लेमाला ग्रंथ हैं उसमें मारवाड़ के जालौर नगर की स्थापना जालौर नगर में की गई है और 18 देशी भाषाओं में मरु भाषा का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राजस्थान की नदी जो बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाती हैं वह हैं। अब बंगाल की खाड़ी की तरफ जल किस नदी का जाता है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है बनास नदी का। अब बनास नदी कहाँ पर मिलती है, चंबल नदी में मिलती है। तो मेन तो चंबल, बनास, बेड़ज, गंभीर, कोठारी, खारी, पार्वती, काली सिंध ये सब चंबल नदियों में मिल जाती हैं। और चंबल नदी से कहाँ पर जाता है इसका पानी, ये जाता है यमुना में, और यमुना का नदी का पानी कहाँ जाता है, बंगाल की खाड़ी में जाता है। तो इसमें चंबल वर्ष भर बहने वाली नदी है, इसलिए इसे बारहमासी नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोधपुर का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, मालदेव, मोटा राजा उदय सिंह, चंद्रसेन और जसवंत सिंह। नेक्स्ट हम बात करते हैं मालदेव का पुत्र मोटा राजा उदय सिंह जोधपुर का पहला शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। इसमें अपनी पुत्री मानबाई और जगत गोसाई की शादी अकबर के पुत्र सलीम जहांगीर के साथ में हुई थी। यह मारवाड़ का पहला शासक था जिसने मुगलों की अधीनता या वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। और राजस्थान का पहला शासक आमेर का भारमल था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। ठीक है, तो मारवाड़ जो मोटा राजा उदय सिंह है, मालदेव का पुत्र उदय सिंह, वो जोधपुर का पहला शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करी। ठीक है, इसने अपनी जो पुत्री थी मानबाई यानी कि जगत गोसाई, उसका पुत्र था अकबर का सलीम या जहांगीर, उससे करवाया था। और मारवाड़ का पहला शासक कौन है जिसने अधीनता स्वीकार करी थी, तो ये मारवाड़ का अंतिम शासक कौन हो जाता है, मोटा राजा उदय सिंह। ठीक है, और मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन कहलाता है, भारमल। ठीक है, जयपुर का राजा, आमेर का राजा भारमल, इसने सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार करी थी। राजस्थान में सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले कौन हैं, ये हो जाते हैं भारमल। नेक्स्ट हम बात करते हैं नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना है। नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना कौन है, जयपुर।
अब हमने घरानों को बहुत ही अच्छे ट्रिक से हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में कथक नृत्य राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कहलाता है, पहली बात। और इस नृत्य का उद्गम जयपुर शहर से हुआ है। इसी कारण जयपुर घराने के को इसका आदिम घराना कहा जाता है। और इस घराने के प्रवर्तक हैं भानुजी महाराज। ठीक है, भानुजी महाराज। इस नृत्य का दूसरा और नवीनतम घराना लखनऊ घराना है। और मांगलिक अवसर पर इस घराने को करने की परंपरा होने के कारण इसे मंगलमुखी नृत्य कहा जाता है। ठीक है, तो मांगलिक अवसर पर नृत्य को करने की परंपरा होने के कारण इसे मंगलमुखी नृत्य कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम दर्शाता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 टोडगढ़, खो, बिलाली, रोजा, भाकर। ठीक है, तो ये क्रम है इनका। नेक्स्ट है इनकी व्याख्या। तो टोडगढ़, जिसको हम गोरमुजी भी कहते हैं, और ये कौन से जिले में पड़ता है? ब्यावर जिले में पड़ता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 933 या 34 मीटर है। उसके बाद होता है खो, ये जयपुर ग्रामीण जिले में है, ये 920 मीटर है। बिलाली ये अलवर में है और ये 775 है। रोजा भाकर ये जालोर जिले में है, ये 730 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट है पांचना बांध। ठीक है, पांचना बांध कहाँ है? ये है करौली में। पांचना बांध करौली में है और ये राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी से बना निर्मित बांध है। ठीक है, पांचना जो बांध है ये मिट्टी से बना बांध है और ये राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध है। इसका निर्माण करने के लिए राजस्थान सरकार ने अमेरिका से आर्थिक सहायता मांगी थी। अब देखिए यहाँ पर एक मिट्टी का बना हुआ बांध, एक मिट्टी से बने हुए बांध के लिए हमें विदेशों की सहायता लेनी पड़ी है। देखिए सबसे मेन बात देखिए, तो मिट्टी से निर्मित बांध, राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? पांचना बांध है और ये अमेरिका की सहायता से निर्मित है। 30वां क्वेश्चन आ गया है और 30वां क्वेश्चन है राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला। राजस्थान का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? वह है जैसलमेर, जिसमें मुगलों की आबादी प्रतिशत भी सर्वाधिक है। ठीक है, तो ये प्रतिशत भी सर्वाधिक है। और 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का मुगल बाहुल्य क्षेत्र या मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है जैसलमेर। यहाँ पर देसाई अजमेर, जैन कहाँ मिलते हैं? उदयपुर में। पंजाबी कहाँ हैं? तो पंजाबी हैं गंगानगर में, मीणा है जयपुर में, भील है उदयपुर में, सहरिया बारा में, डामोर जनजाति डूंगरपुर में, कंजर हाड़ौती में और गरासिया सिरोही में, सांसी भरतपुर में निवास करती हैं। तो ये भी आपको जनजातियों के संबंध में याद रखना है। नेक्स्ट है प्रतीपगमन। अब यहाँ से हमारे स्टैटिक्स के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। प्रतीपगमन की सांख्यिकी में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो प्रतीपगमन की सर्वप्रथम सांख्यिकी में प्रयोग करने वाला कौन है? तो है फ्रांसिस गाल्टन। प्रतीपगमन की सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले सर फ्रांसिस गाल्टन ने 1877 में प्रतीपगमन का प्रयोग किया है। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है वापस लौटना या पीछे हटना। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। PE इक्वल टू है 0.22 और R यानी कि अपना सहसंबंध है प्लस 0.28 हो तो इसमें सहसंबंध कहेंगे। ठीक है, इसे क्या संबंध कहेंगे? इसे निरर्थक सहसंबंध कहेंगे। ठीक है, यदि संभाव्य विभ्रम अपेक्षाकृत कम हो किंतु सहसंबंध 0.3 से कम हो तो दोनों चरों के संबंध में नगण्य संबंध होगा। ठीक है, यानी कि निरर्थक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 0.3 से भी यानी कि 0.3 से भी कम है, इसलिए इसे क्या कहा गया? इसे कहा गया है निरर्थक। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक श्रेणी में तृतीय चतुर्थक एवं प्रथम चतुर्थक की मध्यिका से दूरी समान हो तो इस श्रेणी में विषमता होगी। इस श्रेणी में विषमता होगी, बिल्कुल दूरी समान है तो यहाँ पर तो विषमता है ही नहीं, यहाँ पर विषमता होगी शून्य। यदि चतुर्थक यानी कि Q3 और Q1 इनमें विषमता मध्य Q, ठीक है 2 यानी कि मध्यिका के संबंध में क्या होगी? दूरी बिल्कुल समान है तो यहाँ पर नगण्य, इसकी विषमता क्या होगी? नगण्य होगी यानी कि शून्य होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं खंडित श्रेणी में माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला। तो खंडित श्रेणी में माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला है साइज n+1/2 आइटम। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट इसकी व्याख्या देख लेते हैं। खंडित श्रेणी में सर्वप्रथम पद मूल्य x को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है
जबकि अखंडित श्रेणी में मध्यिका के लिए आरोही अवरोही क्रम का सूत्र अलग अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले मध्यिका याद करते हैं, तो उसको क्या करते हैं, या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में जमा देते हैं। उसके बाद n प्लस जो अपने फॉर्मूला देखा, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, ये इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में संख्या लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, 3, 4, 9, 7 और 8 ये संख्या है। तो सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिख देंगे, 3, 4, 7, 8 और 9। ठीक है, अब अपने पास में फॉर्मूला है n+1। ठीक है, और डायरेक्ट फॉर्म बिना फॉर्मूले के एक एक संख्या काटेंगे, जो बचेगा ना वही क्या होगा, मध्यिका होगा। ठीक है, प्रति दशक जनसंख्या वृद्धि की माध्य दर ज्ञात करने हेतु उपयुक्त माध्य हैं। कौन सा माध्य है, उपयुक्त माध्य। ठीक है, तो ये हो जाएगा गुणोत्तर माध्य। ठीक है, प्रति दशक जनसंख्या में वृद्धि माध्य दर ज्ञात करने के लिए गुणोत्तर माध्य का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर वृद्धि ज्यामितीय दर से संबंधित होती है, वहाँ पर गणितीय विधि द्वारा दर ज्ञात की जाती है। जैसे जनसंख्या वृद्धि दर, चक्रवृद्धि ब्याज, ये याद किया जाता है। तो ये किस विधि से ज्ञात किया जाता है, ये गुणोत्तर माध्य से याद किया जाता है। तो प्रति दशक जनसंख्या वृद्धि का माध्य दर ज्ञात करने के लिए गुणोत्तर माध्य का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, रेखा चित्र द्वारा किस प्रकार की श्रेणी की प्रस्तुति अधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो रेखा चित्र के द्वारा किस प्रकार की प्रस्तुति सर्वाधिक उपयुक्त होगी, वो है सतत श्रेणी। रेखा चित्र विधि का उपयोग तभी किया जाएगा जब न्यूनतम और अधिकतम मूल्य के बीच में अंतर सामान्य हो। ठीक है, तो ये रेखा चित्र है। ठीक है, एक कारखाने में कार्यरत 1200 श्रमिकों में 720 शिक्षित हैं और 480 अशिक्षित हैं। तो इस श्रेणी में या इस वर्गीकरण के अनुसार कौन सी विधि उपयुक्त रहेगी, तो ये रहेगी गुणात्मक विधि, क्योंकि यहाँ पर गुण देखे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गुणात्मक विधि का वर्गीकरण के अंतर्गत तथ्य में संख्या का माप नहीं किया जाता है, केवल गुणों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर गणना की जाती है। श्रमिकों को शिक्षित और अशिक्षित बांटनामा द्वंद्व विभाजन गुणात्मक का वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, यहाँ पर इनके गुण दोष देखे जाते हैं, सबसे मेन बात। नेक्स्ट है, जब समग्र असीमित हो तो इसका उपयोग करना चाहिए। तो समग्र उपयुक्त हो तो इसमें प्रतिचयन विधि का उपयोग किया जाना चाहिए। ये क्षेत्र अनंत हैं, अर्थात जिसमें सीमाबद्ध कार्य असंभव हो, केवल प्रतिचयन विधि का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, सांख्यिकी अनुसंधान में कौन सा कार्य नहीं किया जाता है। तो सांख्यिकी अनुसंधान में कौन सा कार्य नहीं किया जाता है, अशुद्धियों का विश्लेषण। अशुद्धियों का विश्लेषण सांख्यिकी अनुसंधान कार्य का नहीं है। बाकी सभी शमकों का संपादन, वर्गीकरण, अनुसंधान, विवरण, ठीक है, ये सब क्या हैं, सांख्यिकी अनुसंधान क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, समक कहलाते हैं। अकेली संख्या, अकेला तथ्य, विजातीय या संख्या और सजातीय तथा संख्या समूह। तो यहाँ पर सी जो डी राइट हैं वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। सजातीय संख्या का समूह समक कहलाता है और समक की व्यवस्थित और नियोजित ढंग से एकत्रित करना डाटाओं का संग्रहण कहलाता है। कार्ल पियर्सन यानी कि कार्ल श्रेणी में प्रवृत्ति ज्ञात करने की सर्वोत्तम विधि है। तो इसमें है न्यूनतम वर्ग रीति। कौन सी है, न्यूनतम वर्ग रीति। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, अंत कोलिजीय वाद विवाद प्रतियोगिता में विजेता चुनने हेतु कौन सी विधि का प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ पर कॉलेज है, इसमें वाद प्रतियोगिता चल रही है, तो विजेता को चुनने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होगी। यहाँ पर होगा सविचार प्रतिचयन विधि। सविचार प्रतिचयन, सब विचारों में, गुणों में, इकाइयों में उनका विश्लेषण किया जाएगा और उसके आधार पर सविचार प्रतिचयन विधि का प्रयोग करके कॉलेज में वाद विवाद प्रतियोगिता के विजेता को चुना जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। तो निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका असत्य कथन है, बाकी सभी सही हैं। क्या क्या सही है, सूचकांक औसत के रूप में सही होते हैं, इसलिए यह व्यक्तिगत इकाई को लागू नहीं होते हैं। सूचकांक बनाते समय सभी वस्तुओं का चुनना संभव नहीं है। एक सूचकांक सभी परिस्थितियों में अनुपयुक्त होता है। सूचकांक का निर्माण करने का समय उसकी किस्म, गुण आदि को ध्यान रखा जाता है। तो ये सत्य कथन है, बाकी असत्य कथन है। यहाँ पर असत्य कथन ढूंढना था, न कि असत्य। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सूचकांक का निर्माण होता है, किस्म, गुण आदि को ध्यान में रखकर उनके मूल्य का निर्धारण। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेरमेयर और पाशे। ये अभी पूछा गया पेपर में है, एसओ का पेपर हुआ था
25 तारीख को, उसमें भी ये क्वेश्चन था। फिशर का सूचकांक, डॉर्बिस बाउले का सूचकांक, वाल्स का सूचकांक, उपयुक्त सभी।